हाँ जी, जय श्री महाकाल सभी को और स्वागत है आप सभी का। और कल मैंने आप लोगों को कुछ बताया था, एक उदाहरण दिया था, है ना। उदाहरण दे करके और आपसे कहा था कि अगले गणित को हम शुरू करेंगे। देखिए, एक छोटा सा पहले हम गणित कर लेंगे। और आज का गणित जो है बहुत छोटा है, तो उसमें कुछ पढ़ाने वाली विशेष बात तो है नहीं, क्योंकि वो सब कुछ आपको आता है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोगों को देखिए पढ़ना है दशम लग्न का साधन, जो बहुत ही थोड़ा सा अलग विषय है। अलग इसलिए है कि गणित प्रक्रिया उसकी, जैसे आप लग्न निकाले थे ठीक उसी प्रकार से उसको भी आपको साधन करना है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि आप आराम से उसको सीख पाए, है ना। तो आपको वो सीखना है और उसके थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य में। लो शुक्ला जी भूलिए गए, बताओ। अब लग गए ना 600 रुपये एक्स्ट्रा आपके। हाँ, मैं इसीलिए कहता हूँ भूलो वूलो मत। देखो भैया, लग गया इनका 600 रुपया जो है, पेलांटी चढ़ गई इनके ऊपर। अब बताओ, सीख गए होते, कर लिया होता। हाँ, तो 600 रुपये का आज आदमी होते ये। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए। जितने भी गणित है ना, जितनी भी गणित है, आज मैं एमए ज्योतिर्विज्ञान वालों को पढ़ा रहा था। हाँ, तो मैं ज्योतिर्विज्ञान वालों को बता रहा था, कुछ ऐसी ही बात आई है ना। तो उसमें हम बात कर रहे थे नक्षत्रों की। तो देखिए, आप जो ज्योतिष पढ़ रहे हैं, तो जीवन में जितनी भी आपकी उपयोगिता है, आपका राशि का नाम रखा जाता है, आपका कुछ किया जाता है, तो सब में जो है आपको नक्षत्रों का ही ये प्रभाव रहता है। और मैं आपको बताया भी था कि हम जो है जो फलादेश की विधि है वो दो प्रकार से चलती है। फलादेश दो प्रकार से आते हैं। फलादेश जो है देख लीजिएगा, फलादेश के दो विधियां हैं। एक, हाँ बिल्कुल बताएंगे भैया, दशम लग्न बतलाएंगे। पहले जो बता रहे हैं वो तो सुन लो। हाँ, एक होता है लग्न कुंडली से लग्न आधारित, और एक होता है लग्न कुंडली के बाद नक्षत्र आधारित। तो वैदिक काल में देखिएगा इन्हीं नक्षत्रों पर सब कुछ आश्रित था। आप देखिएगा सूर्यादि ग्रह सारे तो किसी न किसी नक्षत्र पर ही रहते हैं ना, किसी न किसी नक्षत्र पर है। इसीलिए आप कहते हैं कि फलाने राशि में, मिथुन राशि में सूर्य चल रहा है। तो भैया, जब मिथुन राशि में सूर्य चल रहा है, तो इसका मतलब किसी न किसी नक्षत्र पर सूर्य है। ऐसे ही मंगल किसी न किसी पर है, बुध किसी न किसी पर है, गुरु पर है। लेकिन आप जो नक्षत्र देखते हैं पंचांग में, वो किसका देखते हैं? केवल चंद्रमा का, है ना। केवल चंद्रमा का देखते हैं और किसी का नहीं देखते हैं। शनि इत्यादि सब है, लेकिन चंद्रमा के नक्षत्र से ही आपकी विंशोत्तरी दशा बनती है। चंद्रमा के नक्षत्र से ही आपका नामकरण होता है। चंद्रमा के नक्षत्र से ही आपके विवाह का मुहूर्त देखा जाता है। और हाँ, कुलदीप ओझा के मन में लड्डू फूटा। और चंद्रमा के नक्षत्र से ही व्यापार व्यवसाय जितने भी आप मुहूर्त दिखाते हैं, वो सब चंद्रमा के नक्षत्र से चलते हैं, है ना। तो अब एक बात समझ लीजिए कि चंद्रमा ही प्रधान है। चंद्रमा ही प्रधान है। आप जितने अरिष्ट इत्यादि देखेंगे ना कुंडली में, तो जब फलादेश आप पढ़ रहे थे तो आपने ध्यान दिया होगा कि चंद्रमा राहु के साथ बैठ गया तो बालारिष्ट हो जाएगा। चंद्रमा केतु के साथ बैठ गया, मातृकारक हो जाएगा, मृत्यु कारक हो जाएगा। ये सारी बातें आप पढ़ चुके हैं। इसको थोड़ा सा प्रायोगिक रूप में देख लीजिएगा। सूर्य प्रधान जातक जो है वो भगवान राम है, और चंद्र प्रधान जातक भगवान कृष्ण है। कृष्ण का जन्म यमुना नदी के तट पर होता है, और आजीवन वो द्वारिका चले जाते हैं समुन्द्र के पास। राम जो है जन्म लेते हैं तो सरयू नदी के पास, लेकिन लंका जाकर के आग लगाने का, लंका जलाने का काम हनुमान द्वारा किया जाता है। राम का जीवन जो है पूरे का पूरा, और रावण के साथ युद्ध होता है तो देखे है ना, तीर में से आग निकलता है। कृष्ण ने कभी आग निकलने वाला तीर चलाया अपने जीवन में? नहीं चलाया। आप जब देखेंगे चंद्रमा, देखिए दो ही चीज है, सूर्य प्रधान जातक जो होते हैं वो पुरुष होते हैं, और चंद्र प्रधान जातक जो होती हैं वो स्त्रियां होती हैं। इसीलिए स्त्रियां जो है वो भावुक प्रवृत्ति की होती हैं। सिंपैथी, सहानुभूति, ये स्त्रियों को ज्यादा चाहिए होता है।
और आदमी को जाकर के सहानुभूति दिखाओगे तो कहेगा बोल ना कहाँ काम है रे, ये सब परपंच मत बता, तू तो सीधा बता कितना पैसा चाहिए। समझ जाता है कि बकलोल जो है बस ये, भैया तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, तुम तो भगवान, समझ जाएगा कोनो काम करवाना है ना। हाँ, ये बकलोलई में नहीं पड़ता है। लेकिन स्त्रियां जो होती हैं वो सहानुभूति की ये होती है। और चंद्रमा जो है मन का कारक है। आपका वेद कहता है चंद्रमा मन सो जाता, तो चंद्रमा जो है शनि प्रधान, हाँ शनि प्रधान होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो यहाँ पर जो है भगवान राम अगर सूर्यवंशी थे तो इसीलिए सूर्यवंशी थे। और सूर्य के उपस्थिति में दोपहर के 12 बजे उनका अवतार होता है। चंद्रमा की उपस्थिति में 12 बजे कृष्ण का अवतार होता है। रतिया को 12 बजे और दिन में 12 बजे, दोनों में अंतर नहीं है क्या। उसके बाद से कृष्ण जो है, मैं चंद्रमा पढ़ा रहा हूं आपको, राम कृष्ण की कहानी नहीं पढ़ा रहा हूं। रामायण और महाभारत और गीता आप मुझसे ज्यादा पढ़े होंगे, मैं नहीं पढ़ा हूं इतना। हाँ, मेरी तकलीफ ये है कि मैं गीता भी उठाऊं तो उसमें भी ज्योतिष दिखेगा, कृष्ण भगवान को उठाऊं तो वो भी जो है चंद्रमा को नचाते हुए दिखते हैं। तो अब जो है कृष्ण जो है उनका बाल्य अवस्था की शुरुआत ही कहां से होती है, यमुना के तट पर जाकर के बैट बॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट, अंग्रेज कहते हैं क्रिकेट हमारा है, बकलोल कहीं का। यहाँ कृष्ण भगवान 10,000 साल पहले बैट बॉल खेलते थे, मारे छक्का सीधा पानी में चला गया। वहां जाकर के लेने गए, कालिया नाग के ऊपर डांस करने लगे। तो ये डांस करना, खेलना, कूदना, यह सब चंद्रमा प्रधान है। चंद्रमा चंचल है, सूर्य जो है कठोर बनाता है, वो जो है उस हल्कापन नहीं रहता है। खेलना कूदना हंसी मजाक ये सब चंद्रमा ही देता है। और इसीलिए कृष्ण भगवान का चरित्र देख लो। और सूर्य जो है वो डिसिप्लिन सिखाता है। राम भगवान का चरित्र देख लो, कहां आपने सुना किसी मित्र के साथ, किसी दोस्त के साथ कहीं कुछ इस तरह की कहानी, आप सुन ही नहीं पाओगे। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं विंशोत्तरी महादशा। और इसीलिए ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा प्रधान जातक ही जीवन में कुछ कर पाते हैं। कल्पना शक्ति उनके पास अधिक होती है, सोचने की शक्ति अधिक होती है। इसीलिए कृष्ण भगवान जाते जाते दुनिया को गीता का ज्ञान दे गए। हाँ, दुनिया आज भी गीता जयंती मना रही है और हर घर में किसी न किसी रूप में गीता है। यहाँ तक कि न्यायालय में कहता है गीता पे हाथ रख के कसम खाओ। हाँ, एक बार रावण को ले गए न्यायालय में, बोला गीता पर हाथ रख के कसम खाओ, बोला नहीं खाऊंगा। एक बार सीता पर हाथ रखा, बेटा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। अब गीता पे रखवा रहे हो, बकलोल ही करवा। हाँ, सब तरह के लोग हैं, तो समझना पड़ेगा। चलो, अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको विंशोत्तरी महादशा। मैं केवल और केवल चंद्रमा का स्वरूप और चंद्रमा का ये पढ़ा रहा था, ठीक है ना, आपको कृष्ण भगवान की चरित्र के माध्यम से। तो देखो, विंशोत्तरी महादशा जो है, कहाँ कौन सी दशा काम करेगी, यह अभी थोड़ा सा आपको समझ लेना है। हाँ, आपको ये समझ लेना है कि आप विंशोत्तरी दशा जो पढ़ रहे हैं, उसके लिए आचार्य पराशर कहते हैं कि गुर्जरे कच्छ सौराष्ट्रे पांचाले सिंधु पर्वते, सिंधु पर्वते है ना, सिंधु पर्वते दशा अष्टोत्तरी ग्राह्या, दशा अष्टोत्तरी ग्राह्या अन्य विंशोत्तरी मता, अन्य विंशोत्तरी मता, ठीक है ना। तो आप गुर्जर देश जो है, जिसको आप राजस्थान भी कह सकते हो, गुजरात भी कह सकते हो, मध्य प्रदेश भी कह सकते हो, कच्छ इत्यादि जो एरिया है वो आप पाकिस्तान का बॉर्डर जो आप देख रहे हो, पाकिस्तान भी कह सकते हो आज के टाइम पे। और सौराष्ट्र एरिया आप वही काठियावाड़ का जो गुजरात का एरिया है। और पांचाल कहते हैं पंजाब को। और सिंधु प्रदेश जो है आज का, हाँ सिंध प्रदेश जिसको आप कहते हैं, मनोज ओझा जी वहीं रहते हैं बगले में। हाँ, इसीलिए इनको अपना गांव तो याद है। तो यहाँ पर कहा कि अष्टोत्तरी, हाँ हर कोई अपना अपना गांव भैया याद रखता है, और का। तो यहाँ पर कहा कि अष्टोत्तरी आपको ध्यान रखना है और अन्य जगह पर विंशोत्तरी का साधन करना चाहिए। हाँ, ये देखो अभिनव आनंद पांडे जी योगिनी दशा में नाचने लगे। हाँ। अब ये योगिनी माता कहाँ से आ गई भैया बिचुआ में,
जो पढ़ा रहा हूं उसको नहीं पढ़ पा रहे हो। हाँ, तो ये जो है विंशोत्तरी महादशा इन जगहों के लिए कहा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि लगभग सब जगह कंप्यूटर कुंडली आने के बाद, क्योंकि गणित तो आपने छोड़ ही दिया। हाँ हाँ, वाह भैया। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरू। योगिनियां गाती है, नचाती नहीं है। योगिनियां गाती हैं, और भैरू जो है ना आपके जैसे वो नाचते हैं। हाँ, वो माता जी की आरती में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, तो वो वाली योगिनी है कि ये उल्का सीधा और मंगला है, वो देख लेना। लेकिन जो भी नचाए, जो भी गाए, गाओ, तुम भी गाओ। स्टार मेकर पर कोई योगिनी पकड़ लो, उसके साथ गाओ। हाँ, ऊंचा गला फाड़ के एकदम जो है। चलो, तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रत्येक जगह में लोग विंशोत्तरी देखने लगे हैं, है ना। तो थोड़ा सा, हाँ, तो थोड़ा सा जो है ना आपको देखना होगा। लोग लगभग विंशोत्तरी को ही देखते हैं, लेकिन एक चीज मैंने जो व्यक्तिगत अनुभव किया, आप विंशोत्तरी, है ना, विंशोत्तरी और प्लस योगिनी, इन दोनों का मिला करके यदि फलादेश देंगे तो आपका बिल्कुल सटीक होगा। अगर विंशोत्तरी में मान लो बृहस्पति की दशा चल रही है और उधर मंगला की दशा चल रही है, तो मान लो कि उसका राजयोग कारक है। लेकिन इधर कहीं से राहु चल रहा है और इधर कहीं से संकटा चल रहा है, बेटा जेल का योग निश्चित कराएगा। आपको 50 कुंडलियों में अनुभव करना हो, कर लेना। जेल का योग एक बार कराएगा, उसके जीवन में किसी न किसी तरह का कष्ट देगा। ये दशाएं जो हैं ये एकदम अभूतपूर्व है, माने इन पर कोई विचारणीय है ही नहीं। तो चलो, मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं विंशोत्तरी महादशा। तो विंशोत्तरी महादशा में एक तो आपको नक्षत्रों का क्रम देखना है कि आप जो नक्षत्र जानते हैं। चलिए एक चार्ट बना देते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, है ना। सबसे पहले हम उनका क्रम देखिए। हाँ, एक क्रम ये ले लीजिए, यही विंशोत्तरी दशा का क्रम रहता है। विंशोत्तरी दशा का क्रम जो रहता है, आचंकुराजी शंभु केशु। षोडश वर्ग वाला चार्ट बहुत अच्छा बनाया भैया, हमने कुछ नहीं बनाया था, वो भेजा था आपको ग्रुप में जबरदस्ती। चलो, ये जो है केवल आपको ये कोड वर्ड एक याद रखना है विंशोत्तरी महादशा के लिए। क्योंकि ग्रहों का क्रम आप याद रखते हैं कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्रम बदल जाता है। देखिएगा, पहले आते हैं आ मने सूर्य, आदित्य। आदित्य मने सूर्य, चम मने चंद्रमा, कु मने कुज, कुज कहते हैं मंगल को। कु का अर्थ होता है पृथ्वी, और ज का अर्थ होता है उससे जनित, है ना। अब व्याकरण तो पढ़ाने बैठा नहीं, वो पढ़ाऊंगा फिर और बकलोल हो जाएगा। और ये है राहु, रा का मतलब राहु। जी का मतलब है जीव, जीव का मतलब होता है बृहस्पति। सम का मतलब शनि होता है ना। सन्नो देवी रविष्ठ आप बंधु पीत है। जजमान क्या जाके इतना भौकाल टाइट करते हैं सब। अब उस मंत्र में, शनि के मंत्र में वो कहता है सम नो देवी अभिष्ठय आपो भवंतु पीतये। आपो कहते हैं जल को, है ना। आप कहते हैं जल को। उसी शब्द को, आप को ही आप देखो पंजाब कहते हैं, तो पंच आब, 5 नदियों का समूह वही पंजाब है। और वेदों में आप कहा है जल को। और आपो भवंतु, आप होते हैं पीते, पीने के लिए वरुण देव की प्रार्थना है। और उसमें भौकालियों को सम नो देवी रविष्ठा अगवा का मिल गया। बोला बस शनि का मंत्र यही है, लगाए रहो। और जब करके जजमान का भी भला हो जाता है, अपना तो होता होता है। क्योंकि मंत्रों में तो शक्ति है ना। हाँ, मंत्रों में कोई गलत थोड़ी है, मंत्रों में शक्ति है। लेकिन ये भौकाली जो जपुआ करते हैं, इनको कुछ पता जाता नहीं रहता है। चलो, और ये बू का मतलब है बुध, के का मतलब केतु, और सु का मतलब शुक्र। ये देख लीजिएगा, यही क्रम रहता है विंशोत्तरी महादशा में।
तो आपको ये याद कर लेना है, आचंकुराजी शंभु केशु। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है ना, एकदम सिंपल है ये बातें। क्रम जो है वो ये रहेगा ग्रहों का। उसके बाद से अब यहां पर देखिए हम चार्ट बना लेते हैं छोटा सा, ताकि आप सभी को आसानी रहे। और खाली चार्ट नहीं बनाएंगे, ये चार्ट बन क्यों रहा है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसका कारण क्या है, निवारण क्या है, इस पर भी आज बात करेंगे। हाँ, केसुर चमरा गुसनु, अरे सब कुछ बोलते हैं भैया। तुम्हारे गांव में, मनोज जी के गांव, पता नहीं कहाँ का बोलते हैं। कौन कौन से भाषा वालों को पाल रखे हो, पाकिस्तानी नहीं लाए हो? हाँ, तो उधर से बांग्लादेश से रोहिंग्या घुस रहे हैं और तुम्हारे तरफ से पाकिस्तान घुसा दो। हाँ, इनके गांव में सीबीआई भेजना भैया कोई। चलिए, अब इसमें जो है देखिए, ग्रहों का जो क्रम हम लिख देंगे, ग्रहों का क्रम। हाँ, सीधी की सीधी एकदम, देखो कुलदीप ओझा जी को परेशानी होने लगी कि गुरु जी एकदम सीधी लाइन कैसे खींचे। अरे भैया, ये देखिए ग्रह है आ चंग कु रा जी सम बु के सु। ठीक है ना, इसमें तो किसी को परेशानी नहीं है ना, क्रम वही है, देख लीजिए, अलग से कुछ लिखा नहीं है। अब इसमें जो है आपको जो समझना है वो थोड़ा सा आपको समझना है, एक ही चार्ट में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये इनके दशा वर्ष हैं। तो कहा कि षड्वत्सराणि सूर्यस्य चंद्रस्य दशवत्सरा सप्तवर्षाणि भौमस्य राहोरष्टादशस्तथा गुरोः षोडश वर्षाणि सौरेरेकोनविंशति सौम्यस्य सप्तदशाब्दानि केतोः सप्त स्मृता विंशति वर्षाणि भार्गवस्य। हो गया। अब ये जो टोटल दशा वर्ष हैं, ये जो दशा वर्ष का इनका निर्धारण किया गया है, वो दशा वर्ष क्यों इतना किया गया है और इनके क्या कारण है, ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो टोटल दशाएं हैं, इनको आप गिनेंगे तो ये 120 वर्ष होंगी टोटल। टोटल को आप गिनेंगे तो ये 120 वर्ष होंगी, और इसीलिए इसका नाम है विंशोत्तरी दशा। विंशोत्तरी दशा, ठीक है ना। टोटल ग्रहों की संख्या को मिलाकर के 120 वर्ष होगी। देखिए, सूर्य और चंद्रमा राजा रानी है, मैं पहले ही बतलाया हूं, सेनापति मंगल है, एकदम शुरुआत के ये ग्रह हैं। और ये तीनों जो हैं, किसी को भी आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये पूर्ण रूप से शुभ है। सूर्य भी क्रूर है, क्षीण चंद्रमा बिल्कुल अशुभ है, और मंगल जो है वो क्रूर है। इन किसी भी अवस्था में ये शुभ हो ही नहीं सकते। शास्त्रकारों का नियम भी है कि दुर्जना प्रथमम वंदे सज्जना तदनंतरम। पहले किसकी वंदना होनी चाहिए? दुर्जनों की। सज्जन की बाद में होनी चाहिए। इसीलिए सज्जन जो है ना, शुक्र जो है देख लीजिए शुभग्रह है। ये शुक्र जो है ये क्या है? शुभग्रह है। इसको कहां फेंक दिया? सबसे बाद में। और जो क्रूर ग्रह है, सूर्य है, ये क्रूर ग्रह है। चंद्रमा अगर क्षीण है तो सबसे ज्यादा अशुभ है। मंगल पहले से क्रूर है। राहु का तो पूछना ही नहीं। इसीलिए चार ग्रह इधर अशुभ बैठे। इधर केतु महाराज जो है पूरे रूप से अशुभ रहते हैं। बुध बिना पेनी का लोटा रहता है। शनि का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। बीच में बृहस्पति महाराज है, देख लो। चार इधर चार इधर, बीच में बृहस्पति भगवान समझौता करने के लिए लाठी डंडा लेके मारता रहता है, और गुरु जी कहते हैं रहने दे, रहने दे, पकड़ पकड़, अरे हो गया छुड़ा दे। लेकिन तब तक वो दो चार थप्पड़ तो मारिए देता है। हाँ, क्लास में ऐसे होता है पढ़ाते पढ़ाते टाइम। तो ये जो है बृहस्पति महाराज जो है समझौता करने के लिए बिचवा में बैठे हैं। इनका बड़ा महत्व है। हाँ, जिंदगी खत्म है और क्या।
झंड है एकदम। आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बचे वो मेरे साथ आओ, गुरु महाराज ने कहा होगा। हाँ, शोले वाला डायलॉग यहीं से तो उठाया था। हाँ, कि आधे इधर आओ और आधे उधर जाओ और बच्चे वो मेरे साथ आओ, तो गुरु महाराज अकेले ले लिए। ले भैया, ले लो और बुला लो बीच में। हाँ, तो चलो, अब इनमें जो है एक तो क्रम इनका जो दिया गया है पराशर मुनि के मत से, वो पूर्णतः वैज्ञानिक है, क्योंकि फलदायी के मामले में भी सूर्य चंद्र और मंगल जो है ये पूर्णतः, सूर्य चंद्र प्रकाश ग्रह है और मंगल से छाया ग्रहों की शुरुआत होती है, अरे तारा ग्रहों की शुरुआत होती है, इसीलिए मंगल को यहाँ पर रखा गया है। जब आप योग पढ़ेंगे तब आप इनको क्रम को भी समझ पाएंगे कि यहाँ क्यों रखा गया है। सामान्य रूप से यही है जो मैं बता रहा हूं। उसके बाद से आप देख लीजिए, इसमें क्षत्रिय जाति के ग्रह कौन कौन से हैं। क्षत्रिय वर्ण, सूर्य पूरे का पूरा क्षत्रिय है, चंद्रमा पूरे का पूरा क्षत्रिय है, मंगल महाराज सेनापति हैं, ये पूरे के पूरे क्षत्रिय हैं। और आप देख लीजिए पूरे दशा क्रम में कम जो आयु वाले ग्रह हैं, ये एक केतु भी है। केतु का तो अपना कोई अस्तित्व, क्योंकि इसका मुंडी नहीं है। हाँ, तो यहां पर देखिए इसीलिए इनकी आयु कम दी गई। सूर्य सबसे कम, राजा जो है वो सबसे कम। क्रिकेटवा में जब उतरता है ना तो एकदम जो, एकदम क्या कहते हैं, धुआंधार बैटिंग करने वाला, उसको एकदम बिचवा में उतारते हैं। खेल गया तो खेल गया और डुबा गया तो डुबा गया, क्योंकि वो बॉल नहीं पिएगा, फाइनले करेगा। एक कहावत भी है, कोई मैं भूल रहा हूं, कि इतने साल क्षत्रिय जिए उतने साल वो जिए, तो उसमें क्षत्रिय की उम्र जो है वो लगभग 18 साल कही गई है ना, कि क्षत्रिय की दीर्घायु नहीं कहा गया है। इसीलिए सूर्य और चंद्रमा और मंगल ये दीर्घायु की श्रेणी में नहीं आते हैं। हाँ, 12 से 18 क्षत्रिय जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इनकी उम्र जो है, क्षत्रिय वर्ण के ग्रहों की उम्र जो है कम है, लेकिन ये कम होते हुए भी सबसे ज्यादा बलवान होते हैं। राज जो होता है वो क्षत्रिय ही करते हैं। हाँ, 12 बरस ला कुकुर जीवे अरु 13 ला जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिये आगे जीवन को धिक्कार। बिल्कुल। तो ये जो है देख लीजिएगा, इसीलिए क्षत्रिय ग्रह होने के कारण इनकी उम्र जो है, इनकी उम्र ये कम बतलाई गई है ना। 6 वर्ष और 10 वर्ष और 7 वर्ष। राहु 18 साल है, गुरु महाराज दीर्घायु होते हैं, 16 साल है। शनि जो है दुखदाई है, तो जीवन आपका दुखों से भरा रहता है, इसीलिए इसकी उम्र जो है कम नहीं है। हाँ, 19 साल है, और निपट जाओगे तो दुख खत्म हो गया। बुध महाराज राजकुमार है, ये थोड़ा सा, हाँ, चमक दमक, ये चमक ये दमक सरकार सब तुम्ही से है। और शुक्र महाराज भोग विलासिता, जब तक जियोगे तब तक खाओगे, है ना। हाँ, खाते खाते मोटाओगे, खाते खाते निपटोगे। लेकिन शुक्र महाराज की इसीलिए सबसे ज्यादा उम्र जो है, आप देखो ना, व्यक्ति का सबसे ज्यादा खर्च जो होता है, हाँ, अपने जीवन में खाली दिखावे में, बढ़िया गाड़ी चाहिए, बढ़िया बाइक चाहिए, बढ़िया कपड़ा चाहिए, बढ़िया मकान चाहिए, और इसी को भरते भरते उसका जीवन निपट रहा है। 20 साल शुक्र है, ये इनके आयु का रहस्य है। अब इनकी कौन से नक्षत्र में, आपका जो भयात भवोग आप निकाले होंगे, तो कौन से नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है, उस नक्षत्र से आप तय करते हैं कि किसकी महादशा में जातक का जन्म हुआ है। केवल आप किसी का नक्षत्र, अगर जन्म नक्षत्र जानेंगे तो भी आप आधा फलादेश कर लेंगे। अगर नक्षत्र ज्योतिष को आप ठीक से जानते हैं तो आपको लग्न कुंडली और 7.5 और ये सब सब कुछ यहीं से पता चलेगा। देखिए, इसमें जो नक्षत्रों की गणना की शुरुआत है वो होती है कृत्तिका से। कृत्तिका से क्यों होती है? विंशोत्तरी महादशा के लिए आचार्य लिखते हैं कि कृत्तिकातः समारभ्य त्रिरावृत्या दशाधिपा आचंकुराजी संभु केशु पूर्वा विहगा क्रमात्, ये श्लोक है। तो श्लोक का आधा अधूरा हिस्सा मैंने यहाँ लिखा था, आचंकुराजी संभु केशु, है ना। ये आचार्य पराशर का श्लोक है। को त्रिरावृत्या, 3 आवृत्ति नक्षत्रों को करना है, लेकिन कहां से? कृत्तिका से। कृत्तिका वेदों में ध्यान रखिएगा, वैदिक काल की पहली नक्षत्र कृत्तिका है। और ये दशा महादशा जो है आपके मौसा और आपके नाना ने नहीं बनाया है, ये वैदिक काल में बना हुआ है महर्षियों के द्वारा। तो उस समय पहली नक्षत्र कृत्तिका ही थी। दूसरा ये है कि 27 नक्षत्रों में जब स्वामी देखेंगे ना, तो कृत्तिका का ही स्वामी अग्नि होता है।
और इस पूरी दुनिया में अग्नि का भंडार जो है वो सूर्य है, सूर्य के अलावा कोई नहीं है। तो कृत्तिका सूर्य के नीचे नहीं जाएगी तो कहां जाएगी? इसीलिए इसीलिए आप देखिए कृत्तिका से नक्षत्रों की शुरुआत है। देखिए यहां पर कृत्तिका, रोहिणी, दिख रहा है आप लोगों को कि कलर चेंज कर दें? मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पूष्य, श्लेषा, इसी को आश्लेषा भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती, अश्विनी, भरणी। ये देख लीजिएगा, ये नक्षत्र आपके 27 इसमें बैठ गए। समझ में आ रहा है सबको? कृत्तिका से शुरुआत क्यों हुई, कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो आप ज्योतिष पढ़ रहे हैं, आप 3 दिन में ज्योतिषी नहीं बन के मेरे पास से जा रहे हैं कि आप कह दे गुरु जी ने बताया नहीं था। हाँ, बकलोला ही नहीं होनी चाहिए। तो आप जब पढ़ रहे हैं तो शास्त्र को शास्त्र की तरह समझिए कि वैदिक संपात की बात यदि की जाती है, देखो वैदिक का, वेदों का जो काल निर्धारण हुआ है ना, तो उसमें बाल गंगाधर तिलक जी जो है वेदों के अच्छे विद्वान थे। उन्होंने जो वैदिक काल निर्धारण किया कि वेद कितने पुराने हो सकते हैं, तब उन्होंने इसी कृत्तिका संपात से ही, वसंत संपात को कृत्तिका से ही मान करके और काल का निर्धारण किया है। और वेदों में पहली नक्षत्र जो है वो कृत्तिका है। शतपथ ब्राह्मण जब आप पढ़ेंगे ना, हाँ, ब्राह्मण का मतलब पंडित जी नहीं, वेद किसी एक पुस्तक का नाम नहीं है। वेद जो है, हाँ, कहे ब्राह्मण तो गुरु जी अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। देखो, वेद किसी एक पुस्तक का नाम नहीं है। वेद जो है संहिता, संहिता जो मंत्रों का भाग आप पढ़ के आते हैं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये 4 वस्तुओं को मिलाकर के वेद बनता है ना। तो संहिता के मंत्र कुछ रट के और चला आता है अगर काशी से और उज्जैन से अपने गांव में, तो आकर के गांव वाले भौकाल बनाते हैं कि पूरा वेदवा इसको याद है, बकलोल कहीं का। वेद है क्या उसको पता ही नहीं है। हाँ, वो खाली वही संहिता के 1975 वो मंत्र जो है यजुर्वेद का मध्यांगिनी शाखा का, इखेत और जेतवा करके आया है। ये खेत है और ये जोतो, हाँ, इखेतो जेतवा, ये खेत है इसको जोतो, बस इतने सीख के आया है वो बकलोल है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, खम ब्रह्म, गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए पढ़ना जरूरी है। हाँ, अब मेरे पास से पढ़ोगे तो यही सब पढ़ोगे। चलो, तो ये जो है किसी भी जातक का जन्म हुआ, तो जब अब आप आगे की गणित प्रक्रिया को पढ़ने जा रहे हैं ना, विंशोत्तरी महादशा की, तो विंशोत्तरी महादशा की गणित प्रक्रिया को आप पढ़ने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कोई भी जन्म नक्षत्र आपका है, देखिएगा भयात भवोग में आपने गत नक्षत्र का उपयोग लिया है, गत नक्षत्र और वर्तमान नक्षत्र। तो आपको वर्तमान नक्षत्र देखना है कि किसके पास आ रहा है, किसके पास आ रहा है। अगर किसी का पुष्य नक्षत्र में जन्म हो गया तो वो शनि की महादशा में जन्म कहलाएगा। अनुराधा में हो गया तो शनि महादशा कहलाएगी, और उत्तरा भाद्रपदा में हो गया तो शनि की महादशा में जन्म कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही सभी ग्रहों को 3-3 नक्षत्र यहाँ पर मिले हुए हैं। यहां तक सबको क्लियर है ना? वास्तु में इसी विंशोत्तरी महादशा का नक्षत्रों का ये क्रम नहीं रहता है। हाँ, जबरदस्ती के हर जगह वो नहीं होगा। जब उसको पढ़ोगे तो उसको अलग पढ़ाएंगे। चलो, तो कल वाला जो उदाहरण हम दिए थे, चलिए गत नक्षत्र का मान बताइए, नहीं तो नाम बता दीजिए और भयात भोग बतलाइए। चलिए फटाफट बतलाइए। ये सब विषय के लिए आपको 2 दिन 3 दिन नहीं बिगाड़ना है। हाँ, ये छोटे गणित है, एकदम छोटे गणित है।
कुछ रहता ही नहीं है इसमें पढ़ाने जैसा। मैं तो ये सोचता हूँ कि बताओ क्या पढ़ाऊंगा, अगर विंशोत्तरी दासा पर 1 घंटा खींचना होगा तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। हाँ, चलो टेंशन में रहता हूं मैं, मान लो इतना। भयात कितना रहा भैया, लिख के कोई भाग गया बताओ। भवोग 56 4, भवोग जो है 56 4। भयात बता दीजिए, भयात बताइए। 43 18। इसका मतलब कल का गणित किसी ने किया हुआ है नहीं, खाली ये प्रियंका जी अकेले जो है किए पड़ी हैं। हाँ, समझ में यही आ रहा है। भैया एक बार अंगूठा उठाना, कितने लोग गणित किए हो। ये उठाने वाले बस 2 लोग, गलती से उठ गया इनका अंगूठा, कि किए हो सही में। हाँ, नहीं किए हो तो फिर कल से मैं फिर दूसरा कुछ शुरू करूंगा। हाँ, गड़बड़ा जाओगे फिर सोडस वर्गीय रह जाएगी। हाँ, 10 20 46 19। ये खुशी शर्मा जी का 45 15। चलिए कोई बात नहीं, कहीं से किया किया है ना। ये महिला प्रधान जो है क्लास होती जा रही है, बस ये खुशी शर्मा और प्रियंका तिवारी, ये 2 लोगों ने किया है। इसका मतलब बाकी सब अपने आप को खम ब्रह्मा मान के बैठ चुके हैं, हमको सब आता है। बकलोल बनोगे रे, और कुछ नहीं है। हाँ, देखो कुलदीप ओझा जी का बहाना एकदम सटीक काम करके, हम थे ही नहीं कक्षा में, तो वीडियो तो हमने भैया 1 घंटे बाद ही डाल दिया था। हाँ, ये भी बहाना नहीं है कि कक्षा में नहीं थे तो वीडियो नहीं था। अब लाओ कोई नया बहाना, रात को सर दर्द हो गया था, लाइट नहीं थी। हाँ, कोई बात नहीं, यजमान था बहुत बढ़िया, हाँ वो पहले है भैया। हाँ, तो देखिए ऐसा है, सत्य प्रकाश जी देखो सीरियस हो गए, कह रहे ये नहीं चलेगा। हाँ, लौ शुक्ला जी देखो कह रहे हैं कि मैंने नहीं किया तो कोई भी नहीं किया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ, मनोज ओझा जी नेटवर्क को अभी आया, रतिया भर जो चेटियाते रहते ऑनलाइन बैठ के। हाँ, तो कहाँ से चेटियाते हो, वाईफाई लगा रखा है। चलो, अब जो है 2 चीजें आपको ध्यान रखना है। आप विंशोत्तरी महादशा का साधन कर रहे हैं, देख लीजिएगा। पलात्मक भयात बनाना है सबसे पहले, पलात्मक भयात और पलात्मक भवोग। सत्य प्रकाश जी पूछ रहे हैं नेटवर्क को क्या हो गया, जैसे अभी एकदम डब्बा में भर के नेटवर्क लेके पहुंचेंगे श्री गंगानगर, है ना। पलात्मक भयात और पलात्मक भवोग बनाना है। हाँ, सब समस्या का समाधान है भैया। लो, पलात्मक भयात को बनाओ, 43 में 60 का गुणा करो, कितना आएगा। 43 में 60 का, अच्छा पूरा ही कर दिए, 2598, प्लस इसमें 18 जोड़ दिए, 2598। ये पलात्मक भयात है। पलात्मक भवोग बनाइए, भवोग बतलाइए। 3564, 56 × 60 + 4, 3364। यहां तक सबको क्लियर है ना, यहां तक सबको क्लियर है। अब जो है पलात्मक जो भयत्वा है, पलात्मक भयात देख लीजिए, वर्तमान नक्षत्र कौन सा है, वर्तमान नक्षत्र बतला दीजिए। हाँ, विपल किस चीज का आ गया अभी, वर्तमान नक्षत्र बतलाइए, जन्म नक्षत्र जो है। पूर्वा भाद्रपदा, पूर्वा भाद्रपदा, है ना। तो पूर्वा भाद्रपदा है। अब देख लीजिएगा आपको क्या करना है, यहां पर देखना है कि पूर्वा भाद्रपद जो है वो किस ग्रह का कारक है। तो पूर्वा भाद्रपद का स्वामी यहां पर होगा बृहस्पति, और बृहस्पति कितने साल के लिए है, 16 साल के लिए है, ठीक है ना। हाँ, 16 साल के लिए है। तो आपको पलात्मक भयात, अब स्टेप बाय स्टेप देखते चलिएगा, कुछ नहीं है, एकदम छोटा सा गणित है। और थोड़ा कैलकुलेटर चाहे एकदम
जागृत अवस्था में रहिए, मैं पूछूं तुरंत जवाब दीजिए। हाँ तो जल्दी छुटकारा हो जाएगा, और नहीं 12 बज जाएंगे, ये बिंदुतरी पढ़ाई भी ना छोड़ूंगा नहीं मैं। हाँ गड़बड़ा जाएगा नहीं तो। पलात्मक भयात, क्योंकि मैं अलग अलग दिन नहीं बिगाड़ना चाहता हूँ आप लोगों का। आप लोगों का समय बड़ा कीमती है, बड़ी परिश्रम से मिलते हो, 24 घंटा इंतजार करना पड़ता है तब मिलते हो। ये 16 जो है ये गुरु की दशा है, गुरु की दशा वर्ष, गुरु की दशा वर्ष है 16। चलिए पलात्मक भयात जो है 2598 में 16 का गुणा कीजिए, कितना आया? 16 का गुणा कीजिए, कितना आएगा? 41,568, 41,568। अब चलिए इस 41,568 में पलात्मक भवोग से भाग देना है। पलात्मक भवोग कितना है? 3364, 3364। पहले कितनी बार में जाएगा? 12 बार में। चलिए 3364 को 12 से गुणा कीजिए, कितना होगा? 3364 को 12 से गुणा कीजिए, कितना होगा? 40,36,8। ये देख लीजिए 40,36,8 घटा देंगे, 1200 हो गया। इसको 60 से गुणा करेंगे, 1200 को 60 से गुणा करेंगे, नहीं नहीं 60 से नहीं गुणा होगा, पहले कितने से होगा? ये 12 से गुणा होगा माह निकालने के लिए। हाँ इसको यही यही एक चीज है जो ध्यान रखना है विंशोत्तरी में। 1200 में 12 से गुणा कीजिए, कितना होगा? 14,400। इसको फिर से भाग दीजिए 3364 से। हाँ 3364 से भाग दीजिए, कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। 4 से गुणा कीजिए 3364 को। एकदम हल्का गणित है, छोटा सा, एकदम सोए सोए एकदम। गणित नहीं करने से क्या है, खुजली मच रही थी। हाँ 13,456, 13,456 घटा दीजिए, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, और इधर हो गया 13 में से 4 गया 9, और इधर 3 में से 944 शेष बच गया। इसको आप 30 से गुणा कीजिए। क्यों 30 से गुणा होगा? ये आपका वर्ष है, यह मास है, यह दिन आएगा। कितना आया? 28,320, 28,320 भाग दीजिए, भाग दीजिए 3364 से, कितनी बार में जाएगा? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ लोगों को नहीं भी आ रहा होगा। हाँ इसको दोहराएंगे, अभी हम दोहराएंगे। 8 बार में जाएगा। 8 से गुणा कीजिए इसको 3364 को, 26,918, 26,918। 10 में से 8 गया 2, इधर 0, इधर 9 4 13, और इधर 7 में से 6 गया 1। चलिए इसको फिर से, अब आप जो है ये हो गया वर्ष मास, और ये हो गया दिन। हाँ 1408 शेष होगा, 10 में से 8 गया। 1408 शेष कैसे होगा भैया? 1408 होगा 10, 26,900। अच्छा ठीक है, ये 12 है। 26,912 को मैं 18 लिख दिया था, कोई बात नहीं। 26,912, तो ये 8 हो गया, यही ना? अब सही है। 1408 को फिर हम 60 से गुणा करेंगे, 60 से गुणा करेंगे, कितना होगा?
8 44 80, 8 44 80, फिर से भाग दीजिए 33 64 से, 33 64 से भाग दीजिए, 25 बार में जाएगा। 25 से गुणा कीजिए 33 64 को, 25 से गुणा कीजिए 33 64 को, 84 1 100, 84 1 100, यही है ना। 0 8 4 में से गया 3 और ये खत्म। 380, 380 को 60 से गुणा कीजिए, 380 को 60 से गुणा कीजिए, 22 800, 22 800, भाग दीजिए 33 64 से, 33 64 से भाग दीजिए 6 बार में। अब हमें शेष से मतलब नहीं है, देख लीजिएगा, शेष से मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए। आपको टोटल जो चीजें मिली 12 4 8 25 और 6, 25 और 6, ये देख लीजिएगा। ये जो है थोड़ा सा समझ लीजिए, ये 12 वर्ष है, यह 4 माह है, ये 8 दिन है, ये 25 घटी है और ये 6 पल है। आप जितना आप मोबाइल में चाहे उसमें जितने भी आपके पास सॉफ्टवेयर और औजार हैं जो आप विंशोत्तरी दशा निकालते हैं, वो हद से हद दिन बताता है, घटी और पल नहीं बतलाता है ना। आप एकदम डिटेल में इसके गणित से आप यहाँ तक कि जो शेष बचा आप विपल में माने सेकंड तक आप पहुंच सकते हैं। सेट को वापस 60 से गुणा करके आप कर सकते थे। इसका गणित एक बार पहले देख लीजिए। ये जो आया ये क्या आया, ये जो आ गया ये भोग्य वर्ष है, ये भोग्य वर्ष है। किसका भोग्य वर्ष है? गुरु का, क्योंकि महादशा में किसकी जन्म हुआ है? हाँ, गुरु का नहीं, गुरु की। प्रियंका जी बोल रहे हैं गुरु की, बहुत बढ़िया। हाँ, वहीं पर गड़बड़ाता है मेरा बस। तो चलिए, गुरु की दशा जो है यहाँ तक व्यतीत हो चुकी थी जब जातक गर्भ में था। इसी को हम कहते हैं गर्भगत, इसी को हम गर्भगत भी कहते हैं। तो 12 साल 4 महीना 8 दिन 25 घटी और 6 पल व्यतीत हो चुके थे बृहस्पति की दशा में, तब जातक का जन्म हुआ। जातक गुरु की दशा टोटल कितनी होती है? 16 साल की होती है ना। अब चलिए, इसको पूरा सही तरीके से जांचने के लिए आपको 12 4 8 25 और 6, इसको आप वर्ष माह दिन घटी पल, आप इसको जब घटा देंगे तो आपको भुक्त मिल जाएगा। भुक्त मिल जाएगा मने भुक्त मने कितना भोगना बाकी है, भुक्त वर्षादि मिलेगा। क्या मिलेगा? भुक्त वर्षादि। घटा दीजिए, देखिए इधर 60 हो जाएगा, पल जो है 60 हो जाएगा, 60 में से 6 जाते ही इधर 54 हो जाएगा, और इधर 59 बचा हुआ है ना, क्योंकि एक घटी में 60 पल होते हैं, तो इधर 59 बचा हुआ है। तो 59 में से ये 9 में से 5 जाएगा 4, और इधर जो है 5 में से 2 जाएगा 3, ठीक है 34। यहां पर दिन जो है, तो एक दिन में ध्यान रखिएगा, एक दिन में, हाँ एक दिन में क्या है कि एक अहोरात्र में चाहे एक राशि में, आप कहते हो ना कि एक अंश में 60 कला होता है, तो अंश का मतलब दिन ही होता है, क्योंकि 30 दिन होते हैं और 30 अंश होते हैं। तो यहाँ पर 29 बचा है। दिन कितने होंगे? 29, क्योंकि महीना 30 दिन का ही हम मानते हैं ना। और यहाँ पर आप जो घटा रहे हैं एक्चुअल में सूर्य का अंश ही होता है, बता रहा हूं मैं उसको। तो यहाँ 29 में से 8 जाएगा, तो 9 में से 8 जाएगा 1, और इधर 2, तो ये 21 हो गया। और इधर जो माह बचा है,
तो माह टोटल 12 होते हैं, लेकिन ये 11 ही है क्योंकि एक इधर दिया हुआ है। तो 11 में से 4 जाएगा तो 7 होंगे, और इधर 15 में से 12 जाएगा तो 3 होगा। अब ये देख लीजिएगा, ये इसका भुक्त है, ये इसका भुक्त है ना, ये इसको भोगना बाकी है, ठीक है ना। अब जो है, हाँ इसको थोड़ा सा ये शायद ये हो रहा है, ऊपर वाला भुक्त रहता है, नीचे वाला भोग्य है, क्योंकि हाँ वो थोड़ा सा, ये देखिएगा, ये भोगना जिसको बाकी है उसी को तो हम भोग्य कहेंगे ना, तो ये भोग्य है और ये भुक्त है, माने जो व्यतीत हो चुका है। चलिए यहां तक क्लियर है सबको ना। ये देख लीजिए एक बार, मैं इस गणित को पूरा दोहरा देता हूं आपको। देखिए, हमने सबसे पहले भयात लिया और भभोग लिया। भयात और भभोग निकालने की विधि आपको पहले स्पष्ट किया जा चुका है और लगभग सबको आता भी है। भयात और भभोग को हमने, भयात को पलात्मक बनाया, पलात्मक भी बनाना आपको पहले सिखा चुके थे, इसीलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। जब आप लग्न साधन किए थे चरखंड से, है ना, बिना किसी सारणी की सहायता से आप लंकोदय मान सोदय मान निकाल करके और चरखंड से आप इसको साधन किए थे, तब आप बहुत अच्छे से समझ पाए थे कि पलात्मक कैसे बनाते हैं। तो आपने पलात्मक बनाया, क्या करते हैं, घटी में 60 का गुणा करके और पलों को जोड़ देते हैं। तो ये भयात जो है 43 18 था, तो 43 18 देखिए यहां से हमने लिया, 43 को 60 से गुणा किया, 18 जोड़ा, ये पलात्मक हुआ। ये क्या हुआ, पलात्मक हुआ, यहां लिख लीजिए, पलात्मक हुआ। उसके बाद से ठीक वही क्रिया हमने भवोग के साथ किया, तो ये पलात्मक भवोग हुआ, ये पलात्मक भवोग हुआ। अब पलात्मक भयात में हमने 16 का गुणा किया। क्यों 16 का गुणा किया, क्योंकि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र इसका जन्म नक्षत्र है, और पूर्वा भाद्रपदा जो है विंशोत्तरी महादशा में गुरु के अंतर्गत आती है, तो गुरु की दशा जो है 16 साल है, इसीलिए यहाँ पर 16 का हमने गुणा किया। 16 का गुणा किया और जो संख्या प्राप्त हुई, पलात्मक भवोग, इसको पलात्मक भवोग से हमने भाग दिया, हमने भाग देना शुरू किया। पहली बार में गया वो वर्ष आया, जो मास बनाने के लिए हमने 12 से गुणा किया क्योंकि महीने 12 होते हैं। उसके बाद जो शेष बचा उसमें हमने 30 से गुणा किया क्योंकि दिन 30 होते हैं। 30 दिनों के में जो शेष बचा उसको 60 से गुणा किया क्योंकि 60 घटी होती है, और फिर 60 से गुणा करके पल निकाल लिए। ये वर्ष माह दिन और घटी और पल ये आ गए। अब जो टोटल आया था, देखिएगा टोटल जो आया था वो भुक्त था, जो व्यतीत हो चुका था। भोग निकालना, जो भोगना बाकी है उसको निकालने के लिए हमने 16 साल में से घटा दिया। 16 साल वही है जो बृहस्पति की महादशा है, इसको घटा देने से आपको ये इतना प्राप्त हुआ। ये 3 साल 7 महीना 21 दिन 34 घटी और 54 पल उस जातक को जब जन्म हुआ तो इतना भोगना बाकी था। यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है। कुछ भी इसमें नया नहीं है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब जो है विंशोत्तरी महादशा का एक चक्र बनेगा। क्या बनेगा, विंशोत्तरी महादशा का चक्र, आप देख लीजिए। हम लिखेंगे अथ विंशोत्तरी महादशा चक्रम, ठीक है ना। यह विंशोत्तरी महादशा का चक्र है। विंशोत्तरी महादशा का चक्र कैसे बनता है देख लीजिए। सेम वही जो लाइन मैंने पहले खींची थी, हाँ मैंने वो वाली सीधी खींच गई थी, ये टेढ़ी भी हो सकती है, गारंटी वारंटी नहीं रहता है अपने पास। हाँ, कि बहुत ज्यादा आशा लगा के बैठो गुरु जी अभी एकदम सीधी सीधी लाइनें खींचेंगे, बचपन से नहीं खींचे कुटाते कुटाते तो अब तुम्हारे लिए 2 दिन में सीख जाएंगे। चलो, तो ये जो है विंशोत्तरी महादशा का चक्र इस तरह से बनेगा।
हाँ, तो ये जो है, हाँ अभी पीढ़ी पीढ़ी बजा लो, एकदम सीधी लाइन खींची है। देखिए इसमें जो है शहनाई वनाई बजने लगता है, इधर देख रहे हो। ये जो है यहाँ पर हम ग्रह लिखेंगे, ग्रह, ये है वर्ष, ये है माह, ये है दिन, ये है संवत या सन, जो भी लिखना चाहेंगे आप, और ये माह और ये दिन। बात आ रही है समझ में सबको? अब विंशोत्तरी महादशा जो बनेगा वो कैसे बनेगा? तो किसकी दशा में जन्म हुआ है भैया? ये किसकी दशा में जन्म हुआ है? बृहस्पति की। तो यहां पर जो सबसे पहला ग्रह बैठेगा वो कौन बैठेगा? ये बैठेगा गुरु महाराज, गुरु, है ना। फिर गुरु से सभी ग्रह चलेंगे, गुरु के आगे फिर सभी ग्रह चलेंगे, गुरु के बाद शनि, ये देखिए अभी आपको पढ़ाए थे आचंकुरा जी संबुकेशु, तो यहां पर जी से पकड़ लीजिए, जी संबुकेशु आ चंग राम, बात खत्म हो गई। गुरु वहां पर आपका आ ही चुका है। तो ये देखिएगा, ये आपको क्रम रहेगा। अब इसमें क्या भरना है वर्ष में, तो देख लीजिएगा, केवल और केवल वर्ष की बात मैं बता दूं, जो इसका भोग क्या आया था, अभी आप भोग निकाले थे ना, ये वाला 3 7 21, वर्ष माह दिन, देखिए पूछ रहा है, तो ये 3 7 ये 21, वर्ष माह दिन पूछ रहा है, भर दिया आपने, यहां पर भी बात खत्म हो गई। अब ऊपर में जो है ये क्या भरेंगे आप, तो देख लीजिएगा, सौ, शनि का आपको पता है 16 साल होता है, सौर्य एकोनविंशति, सौम्यस्य सप्तदशाब्दानि, केतो हो सप्त स्मृता, भार्गवस्य विंशति वर्षाणि, षड्वत्सराणि सूर्यस्य चंद्रस्य 10 वत्सरा, सप्तवर्षाणि भौमस्य राहोर अष्टादश तथा। हो गया ना। अब देखिएगा केवल भुक्त आप निकाले हैं, जो इसी का निकाले हैं बृहस्पति का, इनका सबका जो है ना मास और दिन में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो ये आप यहाँ पर जीरो कर देंगे, कुछ करना नहीं है, ये जीरो हो जाएगा, है ना। कोई कोई लोग यहाँ पर ओम और श्री भी लिख देते हैं, स्वस्तिक बना देते हैं, थोड़ा डिजाइनदार ब्यूटीफुल बनाने के लिए, हाँ तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझ के चलना होगा, यहाँ पर समझ के चलना ये होगा कि 3 7 21 जो है वो बृहस्पति चल रहा है, तो इसके जन्म के बाद 3 7 21 चल रहा है, ठीक है ना। तो संवत जो है अभी चल रहा है 2082, संवत जो है देखिए मैं अभी बता दूं आपको, संवत से अगर गणित करेंगे, एक दिन का भी डिफरेंस फला देश में नहीं होगा, इंग्लिश की तारीख में करेंगे 7 8 दिन का लीप ईयर और फलाने पर ढिमका ईयर में गड़बड़ा जाएगा, कोनो महीना 30 दिन का नहीं होता है इंग्लिश में, लेकिन सूर्य जो है 30 अंश एक महीने में चलता है ना। वो अंग्रेजी तारीख जजमान की सुगमता के लिए लोग दे तो देते हैं, लेकिन वो गड़बड़ रहता है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप थोड़ा सा जब शास्त्रीय पढ़ रहे हैं, तो शास्त्रीय परंपरा को समझते हुए 2082 है, देखिएगा 2082 संवत है, और सूर्य का राशि अंश कल का बतला दीजिए मुझे कितना था, जब का मैं उदाहरण दिया हूं, केवल सूर्य का राशि और अंश अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही आप वैसे ही उदाहरण के लिए बतला दीजिए। अगर कल का लिया होगा तो आप 2 अंश होंगे, अरे 2 राशि होगी, और अंश जो होगा वो कल कितनी तारीख था, 16, 8 9 अंश होगा। कितना था अगर देख पाए आपके पास है तो बताइए, नहीं तो मैं यहाँ एक उदाहरण दे करके आगे बढ़ता हूँ। 8 अंश मान लीजिए, चलिए ये 2082 2 8 कल का आप मान लेते हैं, 2 राशि, इसी को आप देखिए वर्ष, यहां पर स्पष्ट सूर्य की आवश्यकता नहीं है ना गुरु जी, स्पष्ट सूर्य जन्म के समय का लेंगे, बिल्कुल आप जब कुंडलियां बनाएंगे तो खाली बिनसूत्री बना देंगे उसका, सूर्य स्पष्ट तो पहले किए रहेंगे ना, हाँ तो उससे ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्योदय का आपके पंचांगवा का ले लेंगे तो 2 28 6 ले भैया, ये 2 28, 2 28 लो, ये 8 में 28 कर दो, चलो ये वर्ष, ये माह, ये दिन, ये एग्जाम्पल के लिए कोई भी आप सूर्य ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 28 जो है ये सूर्य है, और ये
उसी को राशि अंश को आप वर्ष और माह आपके लिए लिख दिया हूं समझने के लिए, माह और दिन। ये एक्चुअल में सूर्य की राशि और अंश है। अब इसमें 2082 में जो है ना, हाँ स्पष्ट सूर्य लेना है भैया, पंचांग वाला नहीं लेना है। पूरा गणित जब यहां तक कर ही लोगे, ये 3 7 21 इसमें देखिए जुड़ जाएगा। ये जो है धीरे धीरे लगता है दिमाग काम करना बंद कर रहा है, रात हो रही है, खत्म करने क्लसवा को। 3 7 21 ये जुड़ जाएगा। ये 3 7 21 जो है ये भोग्य है इसका, और ये जन्म है, ये जन्म है, ठीक है ना। अब इसमें देखिएगा 8 और 1 9, और 2 2 4 का 1, और इधर 7 2 9 और 1 10, और ये 8 2 10 1 11, नहीं नहीं 3 2 5, और इधर 8, और 2085 10 19। आ रहा है सबको समझ में? किसी को कोई समस्या है इसमें? हाँ 2085 10 19 जो है देखिए, यहां पर हम लिखेंगे संवत में 2085, और ये 10 19 जो है ना ये सब में रहेगा, 10 19 सब में रहेगा। देखिए मैं लिख देता हूं क्यों रहेगा, क्योंकि इनके देखिए यहां पर किसी के माह और दिन में कोई सब शून्य है, ऊपर में सब शून्य है, इसीलिए यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप आज के 20 साल बाद आज ही की तारीख अगर गिनेंगे तो 20 साल ही कहलाएगा, ठीक है ना। हाँ माह और दिन वही रहेंगे जितना, अगर अगले महीने की 20 तारीख कहता है, अगले साल की 20 तारीख कहता है तो वही रहता है। चलिए ये 2085 हो गया। अब 2085 में चलिए फटाफट मुझे बताते जाइए, 2085 में 16 जोड़ेंगे कितना आएगा? 2104। देखिए 2104, इसमें कितना जोड़ेंगे? 2101, 2101। चलिए बताते चलिए, 2101 के बाद, 2101 के बाद गलत हो गया, कोई बात नहीं। आपने जो है 85 के बाद 16 जोड़ा, 2101 नहीं होगा। अच्छा लो, 2104 के बाद वैसे ही 2101 नहीं होगा, लेकिन आपने करा दिया, हमने कर दिया। हाँ चलो बताइए, 2117, सनी में 2117, 85 के बाद 2085 के बाद 2101, ठीक है ये 2101 मान लो। हाँ अब बताओ, 2101 के बाद 17 करोगे तो 2118 होगा, 17 कैसे होगा भैया? 2101 ऑलरेडी है, हाँ 2118 उसके बाद। हाँ अच्छा शनि मैंने 16 लिख रखा है, देखो देखो, शनि जो है यहाँ 19 साल होगा ना, शनि 16 कैसे लिख दिया है मैंने, यही गड़बड़ हो गया। अब 2085 में 19 जोड़ो, चलो पहले से आ जाओ, गड़बड़ाओ मत, लिखने में जल्दबाजी में हो गया। 2085 में 19 जोड़िए कितना होगा? चलिए बताइए, 2104। हाँ अब चलिए, अब क्रम से चलेगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। 2100, 7 4, 7 3 10 11, 2100, ये 11, 2111, फिर 7, 2118, यही होगा? नहीं होगा, 2121, 11 और 7, 2118, 2111 की जगह, ठीक है 2118 हो गया। अब 2148 कहाँ पहुंचा दिए भैया तुम लोग, तुम्हारे भरोसे कुछ नहीं होगा, तुम शुरू से करो। हाँ गलत करवा रहे हो, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे जो है बुध में 2121, हाँ रुक जाओ, बुध में 2121, और फिर यहाँ 2128,
यहाँ 2100, 28, 10, 38, 10, 48, यही है ना? 48 2 50, 55। हाँ तो हाँ, 2148 सही है। आगे का बताओ, आगे का। 2148 के बाद 2154, 2164, 2171। हाँ बताओ बताओ, फटाफट बताओ। 2189 सीधे ले आ दिए। 2189, और ये 10 19 तो है ये। आ गई बात समझ में? ये कहां से जुड़ते गए देखो, 2085 में ये शनि का 19 साल जुड़ा, फिर 2104 आया, 2104 में 17 जुड़ा, बुध का 2121 हुआ, उसमें 7 साल केतु का जुड़ा, 2118 28 हुआ। ये आपका विंशोत्तरी महादशा चक्र बन के तैयार हो गया। बात आ गई समझ में? अब इनकी अंतरदशाएं बनती हैं, अंतरदशाओं को हम बाद में बता देंगे, कल बतला देंगे। लेकिन आप जो है भयाद भोग और दुनिया थोड़ा करिए। देखिए ऐसा है, आप संबत लिखिए, ज्यादा उपयोगी है। हाँ, आप हाथ से कुंडली बनाना सीख रहे हैं ना, आप संबत लिखिए, थोड़ा आपका एक अस्तित्व भी बनेगा, और संबत से फलादेश बिल्कुल सही भी होगा। क्योंकि अगर आप ताजिक पढ़ने जाएंगे ना, ताजिक पढ़ने जाएंगे वर्ष प्रवेश और वर्ष का फल जानने के लिए, तो आपका अंग्रेजी वाला नहीं देगा, हाँ गड़बड़ा जाएगा, फिर आपको यही आना है। तो फिर कहो गुरु जी उसी समय पढ़ा दिए होते। हाँ, तो इसीलिए सही क्रम को पकड़ते चलिए, इंग्लिश वाले पर बहुत ज्यादा मत पढ़िए। हाँ, और दूसरा ये है कि आप कुंडली को ये देखिए, हल्के में मत लीजिए इसको। ये विद्या ऐसी है कि आप लोग मुझे अगर 1000 रुपया फीस दे के पढ़ते हैं ना, तो एक यजमान षोडश वर्गीय का 11,000 रुपया से कम मार्केट में कोई नहीं लेता है। हाँ, आप सीख जाएंगे, आप एक का ही बनाएंगे तो आपका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। क्योंकि कारण ये है कि षोडश वर्गीय हाथ से बनाने वाले लोग नहीं है। आप सही तरीके से सीखिए, और सही से पढ़ा करके और पढ़ करके समाज का भी कल्याण कीजिए, अपना भी कीजिए। दूसरा ये है कि हमें भी एक बार में ये चीजें समझ में नहीं आ गई थी कि मैं आपको एक बार पढ़ा रहा हूं और आप यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह सुन रहे हैं और प्रसाद गप करके घर में जाके सो गए। थोड़ा भैया परिश्रम कीजिए, दोहराइए, है ना? केवल मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप दोहराइए। जो लोग भी देखिए व्यक्तिगत मुझे मैसेज करके दिन भर में 25 बार भी पूछते हैं, है ना, 25 बार भी पूछते हैं, किसी को मैं इग्नोर नहीं करता हूं, मैं सबको जवाब देता हूं। क्योंकि मेरी मानसिकता ये नहीं कि भैया क्लास आया खत्म हुआ गया, नहीं। मैं चाहता हूं कि जो लोग जुड़े वो बिल्कुल सीख के जाएं और सही तरीके से उसको सीखें। तो इसको विंशोत्तरी को आप देख लीजिए, और अच्छे से इसको और आप एक दो उदाहरण लेकर के भी कर लीजिए, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, शुभ रात्रि, जय श्री महाकाल। कल की कक्षा में हम लोग फिर से समय से जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।